Hello student, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will learn question number 3 from chapter number 10. Question number 3 is explain the legal provisions regarding declaration of dividend. In last lecture we have studied legal provisions regarding sources of dividend. और आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कौन से लीगल प्रोविजंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. सी लीगल प्रोविजंस. फर्स्ट इज गिवन बोर्ड मीटिंग. डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे हमें याद रखना है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर. अभी जब यहाँ पे कहा जाता है डिविडेंड, उसका मतलब होता है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कब किया जाएगा? ओनली इफ इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. म्हणजे जर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरने इक्विटी शेअर्सवर डिविडेंड द्यायचं आहे असं रिकमेंड केलं तरच डिविडेंड डिक्लेयर करता येतं. ओके, तो जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड के लिए रिकमेंड नहीं करते तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पहला प्रोविजन रहेगा रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रिझोल्युशन अबाउट. आणि जर आपल्याला रिकमेंडेशन केलं आणि डिविडेंड डिक्लेअर करायचं आहे तर आपल्याला म्हणजे कंपनीला बोर्ड मीटिंग बोलवावी लागेल. कंपनी नीड टू कन्वे बोर्ड मीटिंग टू पास डिफरेंट रिजोल्यूशन रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मतलब अलग अलग रिजोल्यूशन पास करवाने पड़ेंगे और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा. वो रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड रहेंगे? फर्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड. उस रिजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन क्या रहेगा? रिलेटेड टू रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड. हमें कितना डिविडेंड पेड करना है, इक्विटी शेयर के ऊपर हमें कितना रेट देना है, 10% डिविडेंड देना है, 12% देना है, 14% देना है, उसका रिझोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. आलं लक्षात. आणि आपल्याला माहिती आहे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ऑलवेज फ्लक्च्युएटिंग बिकॉज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अर्न बाय दी कंपनी. मग कंपनीने किती प्रॉफिट कमावलेला आहे त्यानुसार रेट ऑफ डिविडेंड किती द्यायचा त्याचं रिझोल्यूशन काय केलं जातं? पास केलं जातं. सेकंड रिझोल्यूशन रिगार्डिंग बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड. बुक क्लोजर डेट मीन्स हियर इट मीन्स द टाइम पीरियड when the company does not handle any adjustment to the register or request to transfer of share. मतलब एक डेट फिक्स की जाएगी कि इस तारीख के बाद किसी भी तरह के जो शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं मतलब बेचे जाते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा डिविडेंड के हिसाब से. हाँ, एक बार डिविडेंड दे दिया, उसका प्रोसीजर हो गया, फिर से ट्रांसफर ऑफ शेयर इनिशिएट किया जाता है. परंतु काही काळासाठी ट्रान्सफर ऑफ शेअरचे जे ट्रान्झॅक्शन असतात ते थांबवले जातात. मग ते कोणत्या तारखेपर्यंतच आपण ट्रान्सफर करायची आणि कोणत्या तारखेपासून ते ट्रान्झॅक्शन थांबवून ठेवायचं त्या डेटला काय म्हटलं जातं? बुक क्लोजर डेट. दॅट डेट इज कॉल्ड एज अ बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड. नेक्स्ट, डेट ऑफ एन्युअल जनरल मीटिंग. बैंक विथ विच बट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग कौन से तारीख को बुलाना है. दैट डेट इज फिक्स्ड इन बोर्ड मीटिंग. वो जो डेट है वो बोर्ड मीटिंग में फिक्स की जाएगी
कि हमारा जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कब कन्वे करना आहे, कब बुलाना आहे. कारण की डिव्हिडंड जरी रिकमेंड केलं तरी त्याचं जे रिझोल्युशन असतं ते कोण पास करतं, शेअर होल्डर इन अॅन्युअल जनरल मीटिंग. म्हणजे डिव्हिडंड फक्त डिक्लेअर करून चालणार नाही, त्याचं रिझोल्युशन कोणाला पास करावं लागेल, शेअर होल्डर्सला, ते देखील अॅन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये. पण ती मीटिंग आपण कधी घ्यायची त्याची डेट देखील बोर्ड मीटिंग मध्ये फिक्स केली जाते. नेक्स्ट इज bank with which a separate account should be opened to remit the dividend amount. कौन से बैंक के साथ हम अकाउंट ओपन करेंगे डिविडेंड पेड करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड पेड करने के लिए डिविडेंड वारंट दिया जाएगा, बराबर. वो डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर बैंक में जमा करेंगे. तो कौन से बैंक के साथ हमें अकाउंट ओपन करना है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो भी डिसाइड किया जाता है और उसका भी रिझोल्युशन पास किया जाता है. आलं लक्षात. म्हणजे अशा प्रकारे बोर्ड मीटिंग बोलवली जाते आणि त्या बोर्ड मीटिंग मध्ये 4 प्रकारचे रिझोल्युशन पास केले जातात. कोणकोणते? रिझोल्युशन रिलेटेड टू रेट ऑफ डिव्हिडंड अँड अमाउंट ऑफ डिव्हिडंड टू बी पेड, रिझोल्युशन रिलेटेड टू बुक क्लोजर डेट फॉर डिव्हिडंड, रिझोल्युशन रिलेटेड date of annual general meeting to be conducted, and resolution related bank with which a separate account should be opened to remit the dividend amount. मतलब कौन से बैंक के साथ हम डिविडेंड के लिए अकाउंट ओपन करेंगे उसका भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है. तो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया मतलब फाइनल हुआ ऐसा नहीं. बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, अलग अलग रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे और फाइनल जो डिविडेंड रहता है वो कहाँ पे पास होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में. नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स अप्रूवल. डिविडेंड अप्रूव बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिझोल्युशन ॲट द अॅन्युअल जनरल मीटिंग. म्हणजे जे काही डिव्हिडंड रिकमेंड केलं असेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरने, बरोबर, ते डिव्हिडंड फायनली कोण अप्रूव्ह करतं, शेअर होल्डर इन अॅन्युअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिझोल्युशन. त्यासाठी काही स्पेशल रिझोल्युशन पास करण्याची गरज नाही. तो फिर से याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड का रेट रिकमेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुझाव देगा कि हमें 12% रेट ऑफ डिविडेंड देना चाहिए, तो 12% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है उसे कहा जाएगा रिकमेंडेड डिविडेंड. लेकिन फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. Shareholders can declare a lower rate of dividend than what is recommended by the board but not higher than that. आता रूल बघा, समजा फॉर एक्झाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी रिकमेंड केलं की आपण 12% डिव्हिडंड द्यायचं, ते रिकमेंडेशन आहे, फायनल नाही. अप्रूव्ह कोण करणार, शेअर होल्डर. कुठे, अॅन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये. मग शेअर होल्डर एकतर 12% घेऊ शकतात किंवा 12% पेक्षा कमी देखील अप्रूव्ह करू शकतात. म्हणजे शेयर होल्डर 10% देखील डिविडेंड अप्रूव्ह करू शकतात. तो शेयर होल्डर के पास अधिकार रहता है कि डिविडेंड जो रिकमेंड किया है उतना लेना है या उससे कम लेना है. वो कम ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना रिकमेंड किया है उससे ज्यादा वो अप्रूव नहीं कर सकते. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर 12% बोला है तो शेयर होल्डर 10% डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर 14% डिविडेंड अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिकमेंडेड कितना है, 12%. तो यहाँ पे रूल क्या है कि शेयर होल्डर लोअर डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड है उससे लोअर कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है उससे हायर नहीं कर सकते. थर्ड, once the dividend is declared at general meeting, it cannot be revoked.
रिवोक म्हणजे परत घेणे, कॅन्सल करणे. कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेअर इट सेकंड टाइम इन दॅट इयर. म्हणजे एकदा अॅन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये डिव्हिडंड डिक्लेअर झालं, मग ते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रिवोक करता येत नाही. म्हणजे झालेला जो निर्णय असेल, डिसिजन असेल, रिझोल्यूशन असेल, ते कॅन्सल करता येत नहीं. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, एक बार डिविडेंड से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन है वो एनुअल जनरल मीटिंग में पास हुआ, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ. एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी किसी भी कारण उस रिजोल्यूशन को रिवोक नहीं कर सकती, मतलब कैंसल नहीं कर सकती. एंड कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकंड टाइम इन दैट ईयर. और उसी साल में सेकंड टाइम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी को परमिशन नहीं है. Separate bank account. The company must deposit the dividend amount in a separate bank account open in a scheduled bank called as dividend account within 5 days of its declaration. देखो, जैसे ही कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड का जो भी अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल टोटल डिविडेंड आपका 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में हमें रखना पड़ेगा. और वो सेपरेट बैंक अकाउंट कौन से बैंक में ओपन करना पड़ेगा? शेड्यूल बँक. आलं लक्षात? म्हणजे शेड्यूल बँक म्हणजे प्रायव्हेट बँक असतात, गव्हर्नमेंट बँक असतात, तशाच शेड्यूल बँक असतात. त्या शेड्यूल बँकेमध्ये आपल्याला एक अकाउंट ओपन करावं लागेल आणि त्या अकाउंटला काय नाव द्यावं लागेल? डिविडेंड अकाउंट. उस अकाउंट को नाम क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड अकाउंट. और वो कितने दिन में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? कंपनी नीड टू ओपन दैट अकाउंट विद इन 5 days और फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन में शेड्यूल बैंक के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. उस अकाउंट को नाम रहेगा डिविडेंड अकाउंट. और डिविडेंड का जो टोटल अमाउंट है उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा. आलं लक्षात? म्हणजे अशा प्रकारे एक सेपरेट बँक अकाउंट ओपन करावं लागतं. नेक्स्ट इज गिवन लिस्टेड कंपनी. Where a company shares are listed on the stock exchanges, additional requirements with respect to listing agreement must be followed as like. अगर कंपनी के शेयर लिस्टेड है, मतलब कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहेगा या एनएससी रहेगा या किसी भी तरह का स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, उसमें अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो उससे रिलेटेड भी कुछ अलग प्रोविजंस रहेंगी. फर्स्ट, नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज where the company's securities are listed at least 2 days in advance of the date of meeting of board at which recommendation of final dividend is to be considered. मतलब अभी जो हम प्रोविजन देखेंगे वो सिर्फ कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? जिस कंपनी के शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब रजिस्टर्ड है. सिंपल वर्ड म्हणजे कोणत्या ज्या कंपनीचे शेअर कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टेड आहेत, म्हणजे रजिस्टर्ड आहेत, त्यासाठी आताच्या आपण प्रोव्हिजन बघतोय. त्यामध्ये एक काय सांगितलेलं आहे की जर आपले शेअर लिस्टेड असतील आणि आपल्याला फायनल डिव्हिडंड डिक्लेअर करायचं आहे, रिकमेंडेशन ऑफ फायनल डिव्हिडंड ज्या बोर्ड मीटिंग मध्ये होणार आहे त्या बोर्ड मीटिंगच्या कमीत कमी 2 दिवस आधी स्टॉक एक्सचेंजला त्याबद्दल माहिती द्यायची. ओके, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है उसके पहले बोर्ड मीटिंग बुला के अलग अलग रिजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं. तो अगर हमारे कंपनी के शेयर लिस्टेड है तो हमें बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा. वो बोर्ड मीटिंग
बुलाने के 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले हम स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे कि हम इस तरह का बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो फाइनल डिविडेंड हमें देना है उसके बारे में रिजोल्यूशन पास करेंगे। बी, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमिजिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडंड आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। आणि तुमची बोर्ड मीटिंग झाल्यानंतर तुम्ही किती रेट ऑफ डिविडंड देणार आहे, कशा प्रकारे देणार आहे, त्याची सर्व माहिती कोणाला द्यावी लागते? स्टॉक एक्सचेंजला द्यावी लागते। म्हणजे बोर्ड मीटिंगच्या आधी देखील त्यांना सांगावं लागतं आणि बोर्ड मीटिंग झाल्यानंतर देखील स्टॉक एक्सचेंजला माहिती द्यावी लागते। ओके, इंटीमेट का मतलब होता है बताना, टू कन्वे मैसेज। ओके, तो जैसे ही हमारा बोर्ड मीटिंग होता है और उसमें डिविडेंड से रिलेटेड रिजोल्यूशन पास होते हैं, तो बोर्ड मीटिंग कंप्लीट होने के बाद और डिविडेंड के रिजोल्यूशन पास होने के बाद उसका भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एट लीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। मतलब कौन से तारीख तक हमें बुक क्लोज करने हैं, उसे हम रिकॉर्ड डेट भी कहेंगे, बराबर। तो बुक क्लोजर जो डेट रहेगा वो भी हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि इतने तारीख तक या इतने तारीख के बाद कुछ समय के लिए जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ट्रांजैक्शन है वो रोकने हैं। लेकिन वो परमानेंटली रोकने हैं क्या? नहीं, टेम्पररी टाइम। तो वो भी टाइम बुक क्लोजर का डेट कौन सा रहेगा वो भी हम स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम 7 डेज एडवांस में बताएंगे। नेक्स्ट, क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करावं लागेल आणि ट्रान्सफर रजिस्टर म्हणजे शेअर जे आपण विकतो त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर, त्याचं जे रजिस्टर असतं ते देखील काय केलं जाईल? क्लोज केलं जाईल। It must use electronic mode of payment such as Electronic Clearance Services (ECS) or National Electronic Fund Transfer (NEFT) as approved by the Reserve Bank of India। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको डिविडेंड पेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ECS) या NEFT उसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली शेयर होल्डर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रान्सफर करना पडेल। आलं लक्षात? म्हणजे जर तुमचे कंपनीचे शेअर लिस्टेड असतील तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करावं लागेल। म्हणजे शेअर होल्डरला जे डिव्हिडंड दिलं जातं ते डिव्हिडंड देण्यासाठी ECS किंवा NEFT याचा वापर करावा लागेल, म्हणजे ऑनलाइन पेमेंट करावं लागेल। If listed company has to express the dividend on per share basis only, और जो लिस्टेड कंपनी है वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो पर शेयर बेसिस पे ही देगी। मतलब एक शेयर पे 1 रुपया डिविडेंड या एक शेयर पे 2 रुपया डिविडेंड, इस तरह से। आलं लक्षात? म्हणजे लिस्टेड कंपनी जी असते ती डिविडेंड कशा प्रकारे डिक्लेअर करते? 1 रुपी ऑन 1 शेअर, 1 या 2 रुपीज ऑन 1 शेअर, अशा प्रकारे। म्हणजे प्रत्येक शेअरवर आपण किती डिविडेंड देणार त्या प्रकारे त्यांना ते डिविडेंड डिक्लेअर करावं लागतं, एक्सप्रेस करावं लागतं। ओके, तो जो भी लिस्टेड कंपनी रहेगी वो डिविडेंड पर शेयर बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं। मतलब एक शेयर पे जैसे कि 1 रुपया, बराबर, या एक शेयर पे हम 2 रुपया डिविडेंड देंगे, इस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। प्रोहिबिशन म्हणजे मनाई करणे, मना करना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। मतलब कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं पेड कर सकती, म्हणजे कोणत्या प्रकारच्या कंपन्या डिविडेंड पेड करू शकत नाही किंवा डिक्लेअर करू शकत नाही। ए, कंपनी विच हॅज फेल्ड टू रिपे डिपॉझिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट कैन नॉट डिक्लेअर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेअर। ज्या कंपनीने डिपॉझिटचे पैसे रिपेड केलेले नाहीत, कारण की डिपॉझिट हे मिनिमम 6 मंथसाठी असतात, मॅक्झिमम 3 इयर्ससाठी असतात। म्हणजे आपण लोकांकडून डिपॉझिट घेतले,
त्यांचा मॅच्युरिटी पिरियड संपलेला है, परंतु अपन त्यांचे पैसे परत केले नहीं। अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं किया या डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है वो डिपॉजिटर को नहीं दिया, ऐसी कंपनी इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडंड डिक्लेअर नहीं कर सकती। आलं लक्षात? म्हणजे जोपर्यंत आपण डिपॉझिटरचे पूर्ण पैसे देत नाही, डिपॉझिटरचे जे इंटरेस्ट आहे ते पेड करत नाही, तोपर्यंत आपली कंपनी इक्विटी शेअर्सवर डिव्हिडंड डिक्लेअर करू शकत नाही। नेक्स्ट, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन। और नीचे गए भी कुछ रीजन है, अगर वैसा कुछ रीजन भी होता है तो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडीमेबल है, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए थे 10 साल के लिए, अभी 10 साल कंप्लीट हुए तो डिबेंचर होल्डर का पैसा देना है, लेकिन अगर कंपनी ने रिडम्पशन का टाइम होने के बावजूद अगर पैसा नहीं दिया, दैट कंपनी ऑल्सो कैन नॉट डिक्लेअर डिविडंड, अशी कंपनी देखील डिविडंड डिक्लेअर करू शकत नाही। और नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर वर काय पेड केलं जातं? इंटरेस्ट, परंतु ते इंटरेस्ट देखील जर कंपनीने पेड केलं नसेल तरी देखील ती कंपनी डिविडेंड डिक्लेअर करू शकत नाही। ओके, तो अगर डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट अगर पेड नहीं किया या डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है वो अगर कंपनी ने पेड नहीं किया है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेअर नहीं कर सकती। अनदर, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल हो सकते हैं। अगर प्रीफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है और उनका मैच्योरिटी पीरियड हो चुका है फिर भी कंपनी ने उसको रिडीम नहीं किया, मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया, ऐसी कंपनी भी डिफॉल्टर मानी जाएगी और ऐसी कंपनी इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दे सकती। आलं लक्षात? कारण की रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स असतील तर ते रिडीम केले पाहिजेत। रिडीम करणे म्हणजे काय? प्रिफरन्स शेअर्सला त्यांचे पैसे परत दिले पाहिजेत, परंतु मॅच्युरिटी पिरियड संपल्यानंतर देखील जर ते शेअर्स रिडीम केले नाही म्हणजे शेअर होल्डरचे पैसे परत केले नाही, अशी कंपनी देखील डिविडंड डिक्लेअर करू शकत नाही। अनदर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया है लेकिन कंपनी ने उस कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करना है वो पेड नहीं किया, ऐसी कंपनी भी डिविडेंड डिक्लेअर नहीं कर सकते। आलं लक्षात? म्हणजे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कडनं कंपनीने कर्ज घेतलं, लोन घेतलं आणि त्या लोनवरचे जे इंटरेस्ट असतं ते देखील कंपनीने पेड केलं नाही, म्हणजे कंपनी काय झाली? डिफॉल्टर, and that company also cannot declare dividend on equity shares. Okay, so all these are legal provision regarding declaration of dividend. Thank you.